हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्थनीति क्लासेस। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थियरी ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट 12 में रिटर्न्स टू स्केल एंड मार्जिनल रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। यानी अब हम ये जानना चाहते हैं यहाँ पर कि जब हमको रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट मिल रहा है, इंक्रीजिंग मिल रहा है या फिर डिक्रीजिंग मिल रहा है, तब हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर का क्या होगा? क्या वो इंक्रीजिंग होगा, डिमिनिशिंग होगा, क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की। अब जब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रहे हैं तो हम इसको होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, homogeneous production function with first degree या फिर of first degree भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, आइसोकोन्स हमारे इक्विडिस्टेंट होते हैं। देखिए ये अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो हमने आइसोकोन कर्व्स बनाए हैं अलग अलग आउटपुट के लिए, 100 आउटपुट के लिए, 200 के लिए, 300 के लिए, ठीक है। और ये जो OL लाइन जो है ये हमको रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट शो कर रहा है। यानी OL पर जितने भी पॉइंट्स हैं PQ और R ये इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा PQ और QR जो है वो बराबर है, ठीक है। अब एक लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ की है ST की, दिख रही है आपको यहाँ पर? देखिए ये S और ये T जो कि पैरेलल टू X एक्सिस है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कैपिटल हमारा कांस्टेंट है OS पर और हमारा लेबर जो है जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। अब हमको ये प्रूव करना है कि जब रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट है तब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पर मार्जिनल वेरिएबल फैक्टर हमारा क्या है, लेबर है, तो MPL जो है वो डिमिनिश होता है। डिमिनिश होता है तो मुझे यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि मेरा QN जो है वो MQ से ज्यादा है। यानी कि 100 से 200 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे इतना ही आउटपुट लेबर चाहिए, लेकिन 200 से 300 यूनिट ऑफ लेबर बनाने आउटपुट बनाने के लिए मुझे लेबर की क्वांटिटी जो है L2 L3 चाहिए, जो कि L1 L2 से ज्यादा है। ये हम लोगों को टेक्निकली प्रूव करना है। देखिए अब मुझे ये प्रूव करना है कि क्या QN MQ से बड़ा है या नहीं। वैसे तो डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये चीज हमको दिख रही है, लेकिन इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए देखिए मैं लूंगी ट्रायंगल्स। कौन कौन से? ट्रायंगल QEP एंड ट्रायंगल QRF। देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल है, देखिए ये वाला और ये वाला ट्रायंगल है ना। अब देखिए सबसे पहली बार में ही हमने PQ इक्वल टू QR प्रूव कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है तो इनका डिफरेंस जो है वो बराबर होगा, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, इसकी वजह से PQ और QR बराबर है, ठीक है। अब देखिए क्या एंगल EQP इज इक्वल टू एंगल RQF नहीं है? क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। नॉर्मल मैथ्स हमने, अगर ज्योमेट्री आपने पढ़ी हो कभी और ऑब्वियसली आपने पढ़ी ही होगी, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये। एक और देखिए, एंगल QEP इज इक्वल टू एंगल QFR, ठीक है। ये देखो एंगल QEP ये वाला एंगल और एंगल QFR ये वाला एंगल, क्या ये Z नहीं बना रहा? अब ये Z बना रहा है तो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसकी वजह से देखो तीन चीजें हमारे पास आ गई हैं। और क्या आपको कुछ याद आ रहा है? कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी हमको दिख रही है? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से क्या प्रूव हो गया? ये प्रूव हुआ कि भाई ट्रायंगल QEP और ट्रायंगल
QRF कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि हर तरीके से ये इक्वल है। EQ जो है वो QF के बराबर है। EQ और QF एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखिए, क्या MQ EQ से छोटा नहीं है? ऑब्वियसली देखिए, EQ तो ये पूरी लाइन है और MQ इतनी सी लाइन है, और QN QF से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। और हमने अभी भी बात की EQ और QF एक दूसरे के बराबर है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ MQ QN से छोटा है, या फिर QN जो है वो MQ से बड़ा है? तो इससे हमको ये प्रूफ हो गया कि भाई हमारा जो है रिटर्न्स टू स्केल अगर कांस्टेंट होता है तो हमको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। रिटर्न्स टू स्केल अगर कांस्टेंट है तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ इस केस में लेबर जो है वो डिमिनिशिंग है। और देखिए, ये इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने का मेरा एक सिंपल सा रीजन था कि ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये दूसरे एग्जाम्स में भी आपको काम आएगा। अब देखिए, इसको एक और तरीका है प्रूव करने का। ये तो वो वाला हो गया जो एंगल वाला था। अब मैथमेटिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं। हमने बात की थी कि कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एल, इनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं इनको ऐड करने पे अगर हमारे पास 1 आता है तो हमको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं। तो ये वाला जो कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये हमको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दे रहा है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, MPL निकालेंगे, और उसके लिए हमको Q को L के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट अगर मैं कर रही हूं, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ इसी तरीके से MPL निकाला भी है एक बार, D/dl A L की पावर अल्फा K की पावर 1 माइनस अल्फा, क्योंकि लेबर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो A और K तो कांस्टेंट हो गया, तो इन दोनों को तो मैंने निकाल लिया A इंटू K 1 माइनस अल्फा, और L के रिस्पेक्ट में अगर मैं कर रही हूं तो अल्फा L की पावर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। तो पूरे के पूरे ही A अल्फा K की पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन पूरे L को नीचे ले आऊं तो ये भी 1 माइनस अल्फा बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, K अपॉन L होल टू द पावर 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर देखिए, अल्फा A और K तो कांस्टेंट है, तो L जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका K अपॉन L का रेशियो डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, और यही रिप्रेजेंट करता है कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो डिमिनिश हो रहा है। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर है। ठीक है, अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आप आराम से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब देखिए, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो वेरिएबल फैक्टर का होता है वो कांस्टेंट रिटर्न्स के केस से भी ज्यादा डिमिनिश होता है। देखिए, इसके लिए हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। भाई, ST लाइन जो है हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैपिटल हमारा OS पर कांस्टेंट है और हमारा लेबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो क्या QN MQ से बड़ा नहीं है? ऑब्वियसली है, ये हमको डायग्राम से भी देखने को मिलेगा, और हमने पीछे जिस तरीके से ट्राइंगल्स लेके प्रूव किया हम वैसे भी कर सकते हैं। तो QN MQ से बड़ा है, लेकिन देखिए इसके अंदर जो QN और MQ का गैप है उससे कहीं ज्यादा गैप हमको डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के अंदर देखने को मिल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के अंदर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर बहुत रैपिडली डिमिनिश होता है। अब आते हैं हम हमारे लास्ट पोर्शन पर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब देखिए होगा क्या कि इस फिगर के अंदर फिर से वही वाली बात, हमने एक ST लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस शो कर दी, जिससे हमें ये मिला कि OS जो है कैपिटल कांस्टेंट रखा गया है और हमारा लेबर बढ़ता जा रहा है। देखिए, अगर हमको बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अगर मुझे मिलते हैं तो देखिए मेरा
Qn जो है वो MQ से छोटा हो जाएगा, और ये हमको डायग्राम में भी देखने को मिल रहा है। Qn जो है वो MQ से छोटा है, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पर गैप्स नहीं आ रहे हैं या गैप्स बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स के अंदर भी हमको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं तो हमको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिमिनिशिंग ही देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको बात सारी की सारी अच्छे से क्लियर है। वैसे एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाता है तो ज्यादातर कांस्टेंट वाला ही केस पूछा जाता है, क्योंकि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग को प्रूव करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि PQ और QR जो है वो यहाँ पर बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के अंदर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट किस तरीके से रिएक्ट करता है ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार MCQs में पूछ लिया जाता है। अब देखो आगे हम बात करेंगे अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शंस की, जिसके अंदर हमको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। यानी कि यहाँ पर हमको इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो अलग अलग मिलेंगे, लेकिन ये सारे के सारे प्रोडक्शन फंक्शंस हमको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल निकाल कर देते हैं। जैसे सबसे पहला है जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना है, इन्फिनिटी। अब देखिए प्रोडक्शन फंक्शन हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का होता है, वो ये होता है Q इज इक्वल टू A इंटू K प्लस B इंटू L, इस फॉर्मेट का होता है। और इसके अंदर हमको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलेंगे। ये कैसे पता चलेगा, मान लीजिए मेरा मेरा जो नया प्रोडक्शन फंक्शन है वो Q डैश है, जो कि हमारे पास आता है A इंटू लैम्डा के प्लस B इंटू लैम्डा L करके। तो Q डैश कितना आया, देखिए दोनों में से लैम्डा अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बचता है AK प्लस BL, है ना। तो AK प्लस BL क्या है मेरा, Q, लैम्डा Q। तो ये देखिए ये मुझे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल शो कर रहा है। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसका इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है। अगर आपने मेरी ये वाली क्लास अटेंड नहीं की है तो आप पीछे वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, और आपको सारी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट थियोरी ऑफ प्रोडक्शन में मिल जाएगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है सिग्मा से शो होता है, और इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन K अपॉन L अपॉन परसेंटेज चेंज इन MRTS L के। अब देखिए क्योंकि ये प्रोडक्शन फंक्शन स्ट्रेट लाइन होती है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के अंदर, तो MRTS का स्लोप तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, इसलिए ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो गया, इसलिए ये भी इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेरी होती है 0। अब ये भी देखिए हमको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देता है, क्यों, क्योंकि देखिए Q इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ AK BL, दोनों में से जिसका कम होगा वही हम लोग क्वांटिटी मान के चलेंगे। अब मान लीजिए Q डैश है मिनिमम ऑफ A लैम्डा के B लैम्डा L, तो Q डैश हो गया मेरा, अगर मैं लैम्डा बाहर निकाल लूं तो लैम्डा मिनिमम AK और BL, तो Q डैश हो गया मेरा लैम्डा Q। तो ये भी मुझे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल करके दे रहा है। अब इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 क्यों है, क्योंकि फिर से देखिए परसेंटेज चेंज इन K अपॉन L अपॉन परसेंटेज चेंज इन MRTS L। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर अब मेरा K अपॉन L का रेशियो जो है वो सेम रहेगा, इसलिए मेरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा पूरा का पूरा मार्जिनल नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, 0 हो गया। अब तीसरा देखिए ये कौन सा है, कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जिसके अंदर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 रहती है। तो Q इज इक्वल टू A L की पावर अल्फा K की पावर बीटा। Q डैश कितना हो गया, A L लैम्डा टू द पावर अल्फा K लैम्डा टू द पावर बीटा। Q डैश हो गया मेरा A लैम्डा अल्फा L अल्फा K की पावर बीटा इंटू लैम्डा बीटा। तो Q डैश हो गया मेरा लैम्डा की पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू A L की पावर अल्फा K की पावर बीटा। तो Q डैश मेरा आ रहा है देखिए लैम्डा अल्फा प्लस बीटा इंटू Q,
ठीक है, अब ये अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल टू 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा, और अल्फा प्लस बीटा अगर लेस देन 1 है तो मुझे डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो 1 क्यों आ रही है वो भी हमने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था, तो आप वहां जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। और एक और चीज, इसका आइसोकोन कौन से फॉर्म में होगा, एकदम हमारे कॉन्वेक्स शेप्स के अंदर होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता। अब लास्ट आता है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन। इसको डेवलप किस किसने किया, देखो एरो, चिनेरी, मिन्हास और सोलो, इन चारों ने मिलकर इस प्रोडक्शन फंक्शन को डेवलप किया है। और इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। किस फॉर्म में दिखता है ये हमें जानना जरूरी है। Q इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा के की पावर -5 प्लस 1 माइनस डेल्टा एल की पावर माइनस पी टू द पावर -1/5। पी नहीं, 5 या पी कुछ भी मान लीजिए। तो लेमडा यहां पर क्या है, मेरा एफिशिएंसी पैरामीटर, सॉरी गामा मेरा है एफिशिएंसी पैरामीटर, डेल्टा मेरा है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, और फाई है मेरा सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। यानी कि ये तो बताता है, गामा जो है वो मेरा ये बताता है, गामा मेरा ये बताता है कि भाई बाहर से कोई नया टेक्नोलॉजिकल चेंज वगैरह आया तो उसकी वजह से मेरे आउटपुट में कितना चेंज आएगा। ये डेल्टा जो है ये मुझे ये बताता है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट, कौन सा फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है इस एक आउटपुट को बनाने के लिए। और फाई ये बताता है कि कैपिटल और लेबर एक दूसरे से कितना सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो हमेशा गामा ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा 0 और 1 के बीच में होगा, और फाई जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा, और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है 1/1 प्लस 5 होगा। अब ये कैसे होगा, इसके लिए मुझे एक और छोटी सी वीडियो बनानी पड़ेगी जिससे आपको सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा चैप्टर जो है थियोरी ऑफ प्रोडक्शन वो बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट हो चुका है। एक छोटी सी वीडियो मेरे पास बचेगी कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको 1-2 दिन में बनाकर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से क्लियर है और आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं। कहीं पर भी कोई डाउट अगर आपको आए तो आप आराम से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।